की हड्डी यह एक सामाजिक एकांकी है। इसके रचयिता प्रसिद्ध नाटककार श्री जगदीश चंद्र माथुर हैं। हिंदी एकांकी के आरंभिक दौर के एकांकीकारों में जगदीश चंद्र माथुर एक जाना पहचाना नाम है। उनका जन्म सन 1917 में खुर्जा जिला बुलंदशाह उत्तर प्रदेश में हुआ था तथा निधन सन 1978 दिल्ली में हुआ था। वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए तक की पढ़ाई करने के बाद सन 1941 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त हुए। उन्हें बचपन से ही नाटकों में रस था। जीवन भर वे नौकरी के साथ साथ साहित्य की सेवा भी करते रहे। उनकी प्रमुख कृतियां हैं भोर का तारा, कोणार्क, वो मेरे सपने, 10 तस्वीरें, शारदिया आदि। उनके साहित्य की विशेषता, उन्होंने जीवन और समाज के गंभीर प्रश्नों को विषय वस्तु के रूप में चुना तथा प्रभावपूर्ण रूप से प्रस्तुत भी किया। इस एकांकी का केंद्रीय भाव, रीढ़ की हड्डी यह एक सामाजिक व्यंग्यात्मक एकांकी है। इस एकांकी में चाहे लड़का कैसा भी रहे किंतु उसके लिए लड़की सर्वगुण संपन्न होनी चाहिए। इस एकांकी में लड़की के पिता राम स्वरूप अपनी लड़की उमा को उच्च शिक्षा दिलाते हैं किंतु विवाह के लिए उसकी उच्च शिक्षा छिपाने के लिए मजबूर है, क्योंकि किसी तरह वह अपनी बेटी का विवाह संपन्न करना चाहते हैं तथा अपने बोझ को हल्का करना चाहते हैं। इस एकांकी के मुख्य पात्र राम स्वरूप लड़की के पिता है। वे अधेड़ उम्र के मध्यवर्गीय पात्र हैं। प्रेमा मध्यवर्गीय माँ की प्रतीक है। राम स्वरूप की पत्नी तथा उमा की माँ है। रतन राम स्वरूप का नौकर है। गोपाल प्रसाद लड़के के पिता है, उच्च शिक्षित है, पेशे से वकील है। शंकर गोपाल प्रसाद का बेटा है तथा कॉलेज में पढ़ता है। उमा एक आधुनिक पढ़ी लिखी लड़की है। रंगमंच विधान, जिसे बैकग्राउंड सेटिंग कहते हैं। रीढ़ की हड्डी एकांकी का आरंभ यही से होता है। मामूली तरह से सजा हुआ कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। इस दृश्य से मालूम होता है कि यह मध्यवर्गीय परिवार है। कमरे की सजावट कर रहे हैं। उनकी लड़की को देखने के लिए मेहमान आ रहे हैं। उनके स्वागत में ही यह तैयारियां हो रही है। राम स्वरूप रतन एकांकी के आरंभ में ही राम स्वरूप नौकर की मदद से कमरे को सजाते हैं। बताए हुए काम को उल्टा सीधा करने या ठीक से नहीं करने के कारण उस पर झुंझलाते हैं। नौकर को चादर लाने के लिए कहते हैं तो वह मालकिन से धोती मांगता है। राम स्वरूप प्रेमा संवाद, प्रेमा भी कमरे को सजाने तथा दरी बिछाने में राम स्वरूप की मदद करती है। हारमोनियम, सितार आदि को ठीक से रखते हुए वह बताती है कि उमा उसे देखने के लिए मेहमानों के आने की बात सुनकर नाराज हो गई, अपना मुंह फुलाए पड़ी है। रामस्वरूप किसी तरह उसे मनाकर तैयार करने के लिए कहते हैं। यह भी कहते हैं कि मुश्किल से ये लोग हाथ में आए हैं, वे भी हाथ से न जाए। इस प्रकार दोनों पति पत्नी का संवाद कथा वस्तु को विकसित करता है। प्रेमा एक मध्यवर्गीय माँ की तरह सोचती है और कहती है कि लड़की उच्च शिक्षा लेने के कारण ही
इस तरह का व्यवहार कर रही है। वह कहती है कि इससे तो हमारा जमाना ही अच्छा था। आ ई पढ़ ली, अर्थात पढ़ना लिखना सीख लिया, गिनती करना सीख लिया, अधिक से अधिक स्त्री बोधिनी पढ़ ली, बहुत हो गई पढ़ाई। घर परिवार से संबंधित अनेक बातें उसमें होते थे। उसका मानना था कि आजकल के बीए एमए भी स्त्री बोधिनी के ज्ञान के सामने फीके पड़ जाते। उसे लगता है कि अधिक पढ़ लिख कर आजकल के बच्चे बिगड़ गए हैं। एंट्रेंस अर्थात 12वीं तक ही पढ़ती तो ठीक होता। यह उस समय की लिखी हुई एकांकी है। मध्यवर्गीय स्त्रियां इसी प्रकार सोचती थी। प्रेमा को मध्यवर्गीय मां के प्रतीक के रूप में एकांकीकार ने प्रस्तुत किया है। दकियानुसी ख्यालात। राम स्वरूप प्रेमा को रोकते हुए कहते हैं कि उमा को जरा ठीक ठाक करके नीचे ले आना। आजकल लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना श्रृंगार किए, बिना पाउडर लगाए कोई पसंद नहीं करता। वे प्रेमा से यह भी कहते हैं कि और सावधान करते हैं कि उमा की बीए तक की पढ़ाई के बारे में उन लोगों से नहीं बताना। उनसे मैट्रिक तक की ही पढ़ाई के बारे में बता चुका हूँ। वे कम पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं। रामस्वरूप कहते हैं कि ये लोग दकियानुसी ख्यालात के हैं। वे स्वयं उच्च शिक्षित है, पेशे से वकील है, सभा सोसाइटियों में घूमते हैं, पर लड़की कम पढ़ी लिखी चाहते हैं। उन्होंने अपने बेटे को भी उच्च शिक्षा दिलाई है। लड़का बीएससी के बाद मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है। रामस्वरूप कहते हैं कि उनके विचारों पर तरस आता है, पर क्या करें, मजबूरी है, किसी तरह लड़की का विवाह भी तो करना है। रामस्वरूप उनके विचारों से सहमत न होते हुए भी उनसे रिश्ता जोड़ने को मजबूर है। यह मध्यवर्गीय पिता की स्थिति को दर्शाता है। गोपाल प्रसाद और शंकर का प्रवेश। रामस्वरूप मेहमानों का स्वागत करते हैं। बाबू गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर आ जाते हैं। गोपाल प्रसाद के आंखों में लोक व्यवहार भरी चतुराई झलक पड़ती है। काफी अनुभवी मालूम पड़ते हैं। शंकर की कमर झुकी हुई है, आवाज पतली और खिसियाहट भरी है। औपचारिक बातों के माध्यम से यह पता चलता है कि शंकर कॉलेज के वीकेंड अर्थात सप्ताह की छुट्टी में आया हुआ है। कोर्स पूरा करने में 1-2 साल लग सकते हैं। एक आध साल का वह मार्जिन रखता है, अर्थात फेल होना या किसी तरह कोर्स को पूरा करने में देर भी हो सकती है। अतीत की बातें, गोपाल प्रसाद की आत्म प्रशंसा। इधर उधर की औपचारिक बातें करते हुए गोपाल प्रसाद अपने अतीत की बातें करने लगते हैं। किसी तरह वह किस प्रकार महान है यह साबित करने की कोशिश करते हैं। वे बताते हैं कि किस प्रकार अपने बचपन में दर्जनों कचौड़ियाँ खाकर भी जैसे का वैसा भोजन भी कर सकते थे। आज की महंगाई से अपने सस्ते जमाने की तुलना करते हैं तथा यह भी कहते हैं कि उनके बचपन में एक बार बैठे कि 12-12 घंटे तक पढ़ाई कर सकते थे। उनके समय की शिक्षा से आज की शिक्षा की तुलना भी वो करते रहे। वे बताते हैं कि उस जमाने की याद में अपने आप को रोक पाना मुश्किल है। समय के साथ ढलने में वे असमर्थ है, अपरिवर्तनशील है। बिजनेस की बात। गोपाल प्रसाद
विवाह रचने की बात को बिजनेस कहते हैं। इस बात को सुनकर पहले तो राम स्वरूप चौंक पड़ते हैं, धीरे धीरे अपने आप को संभाल कर समझ जाते हैं। जैसे ही राम स्वरूप घर के अंदर जाते हैं, गोपाल प्रसाद शंकर के साथ राम स्वरूप की हैसियत का अंदाजा लगाने लगते हैं, ताकि लेन देन की समस्या पैदा न हो जाए। गोपाल प्रसाद शंकर को कमर सीधी करके बैठने को कहते हैं। फिर से औपचारिक बातें होने लगती है। वे आधा दूध आधी चाय पसंद करते हैं। शादी में लड़की का खूबसूरत होना अनिवार्य मानते हैं। यहाँ तक कि सरकार खूबसूरती पर टैक्स लगाए तो आमदनी बहुत बढ़ेगी। औरतें स्वयं आगे आकर टैक्स देगी। उन्हें कम पढ़ी लिखी बहू चाहिए। उसकी पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा 10वीं तक ही होनी चाहिए। शंकर भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं कि कोई नौकरी तो करानी नहीं है। इस प्रकार बाप बेटे दोनों के विचार एक जैसे और पुराने हैं। गृहस्थी में बाधा। गोपाल प्रसाद लड़कियों की पढ़ाई को घर गृहस्थी में बाधा मानते हैं। वे कहते हैं कि लड़कियां भी पढ़ लिख कर अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगेगी और ज्ञान विज्ञान की बातों पर चर्चा करेगी, राजनीति पर बहस करेगी, तो परिवार का सुख छीन लिया जाएगा। परिवार में मतभेद पैदा होंगे। इसीलिए कम पढ़ी लिखी लड़कियां ही सुखी परिवार के लिए पोषक मानते हैं। वे कहते हैं कि लड़कों की पढ़ाई लड़कियों की पढ़ाई एक नहीं है। उनका कहना है कि मर्दों का काम ही पढ़ना काबिल होना है। इसीलिए मर्दों को पढ़ना चाहिए, किंतु औरतों को नहीं। दोनों की शिक्षा अलग अलग है। उमा का प्रवेश। मेहमानों के नाश्ते के बाद पान की तस्तरी हाथों में लिए उमा आती है। सादगी के कपड़े पहनी हुई है, गर्दन झुकी हुई, आंखों पर सोनेरी रंग का चश्मा देखते ही दोनों बाप बेटे चौंक उठते हैं। उन्हें लगता है कि यह चश्मा पढ़ाई लिखाई के कारण तो नहीं, किंतु राम स्वरूप स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि कुछ दिन पहले आंखों में खराबी आई थी, इसीलिए चश्मा लगा रही है। जिस प्रकार हमारे समाज में लड़की से अनेक सवाल पूछे जाते हैं, ठीक उसी प्रकार गोपाल प्रसाद उमा से अनेक सवाल पूछते हैं तथा उसकी चाल और चेहरे की छवि पर विचार करने लगते हैं। उमा को गाने के लिए कहते हैं। उमा सितार उठाती है और मीरा का मशहूर गीत गाने लगती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई। स्वर से पता चलता है कि उमा को गाने का अच्छा ज्ञान है। वह गाने में तल्लीन हो जाती है। उसका मस्तक उठ जाता है, आंखें शंकर पर पड़ती है। उमा गाना बंद कर देती है, सितार रख कर जाने के लिए खड़ी हो जाती है। गोपाल प्रसाद उमा की परीक्षा लेते हुए पेंटिंग, सिलाई और उसे कोई इनाम आदि मिलने के बारे में भी पूछते हैं, किंतु उमा कोई जवाब नहीं देती। वह मौन खड़ी रहती है। वह इस प्रकार के व्यवहार से नफरत करती है। उमा के प्रश्न। पिता के बार बार कहने पर उमा अपना मुंह खोलती है और कहती है कि क्या जवाब दूं बाबूजी। जब कुर्सी मेज बिकती है तो उसे कोई नहीं पूछता, बल्कि खरीदार से पूछते हैं कि क्या उन्हें पसंद आया। खरीदार बनकर आए इन महाशयों से पूछिए, लड़कियां कोई निर्जीव वस्तु है कुर्सी मेज की तरह? उन्हें अपना दिल नहीं होता। लड़कियों की कोई अपनी पसंद नापसंद भी होती है।
उसका यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है, आप उसे अस्तित्वहीन मानते हैं। क्या उन्हें चोट नहीं लगती? क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई नाप तोल करता है? हमें भी दिल है, कोई हमारा अपमान करे, नाप तोल करे तो हमें भी दर्द होता है। क्या हमारी इज्जत नहीं होती? हम लड़कियों की भी इज्जत होती है, पुरुषों के समान लड़कियां भी इंसान ही हैं, उन्हें भी उसी तरह समझे जिस तरह पुरुषों को। उमा का जवाब। उमा जवाब देते हुए शंकर के चरित्र की पोल खोल करती है। वह कहती है, पिछले फरवरी में शंकर लड़कियों के हॉस्टल के आसपास घूम रहा था। नौकरानी ने उसे पकड़कर पीटा था। किसी तरह नौकरानी के पैर पड़कर मुंह छुपाए भाग गया था। गोपाल प्रसाद से यह भी कहती है कि घर जाकर पता करे कि आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, अर्थात बैकबोन। बैकबोन यह इज्जत का प्रतीक होता है। शंकर की इस घटना से पता चलता है कि उसका चरित्र भी ठीक नहीं है। भौतिक रूप से भी वह कमर से झुका हुआ है, किंतु उसके लिए लड़की की नाप तोल चल रही है। उसके लिए सर्वगुण संपन्न लड़की चाहिए जो स्वयं लड़के में नहीं है। आगे उमा अपने बारे में बताते हुए कहती है कि मैंने बीए पास किया, उच्च शिक्षा ग्रहण की, कोई चोरी नहीं की। पढ़ाई करना कोई चोरी नहीं है। उमा कहती है कि मुझे अपनी इज्जत प्यारी है। शंकर की तरह मुंह छिपाए भागने की नौबत नहीं आई। मुझे अपने मान सम्मान का ख्याल है। वह अपनी इस बात को बड़े ही साहस के साथ एक आधुनिक नारी की तरह स्पष्ट कर देती है तथा नारी को भी सम्मान दिलाना चाहती है। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा और शंकर के चेहरे पर रुलासापन आ जाता है। दोनों बाहर चले जाते हैं। रामस्वरूप कुर्सी पर बैठ जाते हैं। उमा रोने लगती है। तब भी रतन मक्खन लेकर आ जाता है। एकांकी समाप्त हो जाती है। इस एकांकी को रीढ़ की हड्डी यह शीर्षक दिया गया है। यह शीर्षक औचित्यपूर्ण है। इस एकांकी को रीढ़ की हड्डी शीर्षक देना सार्थक हुआ है। इसके माध्यम से लेखक ने समाज की रूढ़ियों परंपराओं पर प्रहार किया है। जिस लड़के के लिए गोपाल प्रसाद सर्वगुण संपन्न बहू चाहते हैं, उनका अपना लड़का शंकर किसी भी तरह पूर्ण नहीं है। वह चरित्रहीन तो है ही, किंतु शारीरिक रूप से भी वह अपंग है। वह ठीक प्रकार से खड़ा नहीं हो पाता है क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है। इस तरह इस एकांकी के लिए रीढ़ की हड्डी यह शीर्षक उपयुक्त है, सार्थक है। धन्यवाद।